क्या कभी किसी ने सोचा है कि मोटापा या फिर भयंकर कब्ज, गैस, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, बार बार होने वाला सर्दी जुकाम और यहाँ तक कि शरीर में विटामिन B12 की जो भारी कमी होती है, उसका सबसे बड़ा कारण कोई बाहरी वायरस नहीं है? जी बिल्कुल। और कोई बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना या सुस्त लाइफस्टाइल भी इसका मेन कारण नहीं है। मतलब सच्चाई कुछ और ही है। हाँ, और क्या ये संभव है कि इन सारी गंभीर बीमारियों की जड़ वो सादा पानी हो, जिसे दिन भर लोग गट-गट करके पीने की आदत को मतलब समाज में सबसे स्वस्थ आदत मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन जब विज्ञान के सूक्ष्म स्तर और आयुर्वेद के ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं ना, तो जो सच्चाई सामने आती है ना, वो सच में चौंकाने वाली है। मतलब जो पानी जीवन देता है, वही पानी शरीर को अंदर से खोखला भी कर सकता है। बाप रे! और इसीलिए नमस्कार, डिकोड डिजीज हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ओम धन्वंतरे नमः। आज की इस खास चर्चा में हम इसी सबसे बड़े मिथक की परतों को खोलने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज हम भारत भूषण जी द्वारा लिखी गई बेहद प्रभावशाली पुस्तक डिकोड डिजीज साइंस प्लस आयुर्वेदा के स्रोतों पर बात करेंगे। हमारा मिशन यह समझना है कि कैसे डिटॉक्स के नाम पर दिन भर बोतलों में भरकर पानी पीना या फोन में अलार्म लगाकर पानी पीना असल में भयानक बीमारियों के बीज बो रहा है। और इस पूरी चर्चा का उद्देश्य किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि शरीर के अपने विज्ञान को समझना है। ये स्पष्ट करना है कि जो पानी जीवनदायी अमृत माना जाता है, वही गलत तरीके और मात्रा में पीने पर विष कैसे बन जाता है। सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम बुनियादी बात से शुरुआत करते हैं। मतलब बचपन से हर इंसान को एक ही मंत्र रटाया गया है कि जल ही जीवन है। हाँ, ये तो सबने सुना है। इसी से एक धारणा बन गई कि ज्यादा पानी पीने से हेल्थ अच्छी रहती है। लोग सुबह उठकर लीटरों पानी पीते हैं, ये सोचकर कि शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। तो अगर शरीर कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जहां ज्यादा पानी डालने से कपड़े साफ होंगे, तो फिर ये अतिरिक्त पानी अंदर जाके कर क्या रहा है? देखिए, अगर हम प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों की बात करें, विशेषकर अष्टांग हृदय की, तो वहां बहुत स्पष्ट लिखा है कि शरीर की अवस्था, ऋतु और प्यास को देखकर सही मात्रा में लिया गया जल ही अमृत है। अच्छा, मतलब प्यास के अनुसार? जी। इसके विपरीत लिया गया जल विष का कार्य करता है। अब रही बात डिटॉक्स वाले इस भ्रम की। लोगों को लगता है कि पानी शरीर की नलिकाओं को वैसे ही धो देगा जैसे हम पाइप से फर्श धोते हैं। हाँ, बिल्कुल यही इमेज दिमाग में आती है। पर जरा इस तथ्य पर गौर कीजिए। जब किसी किडनी फेलियर के मरीज को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास यानी किडनी के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो सबसे पहला काम वो डॉक्टर क्या करता है? क्या करता है? पानी बढ़ाता होगा? बिल्कुल नहीं। वो उस मरीज का फ्लूइड इनटेक यानी पानी पीने की मात्रा को तुरंत बहुत कम करवा देता है। अरे रुकिए, ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया। मतलब अगर पानी सच में किडनी को साफ करता है, तो बीमार किडनी वाले को तो और ज्यादा पानी देना चाहिए था ना? यही तो वो वैज्ञानिक पेंच है ना, जिसे समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि वे ज्यादा पानी पीकर अपनी किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे हैं, पर हमारी किडनी के अंदर लाखों सूक्ष्म फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। अच्छा, नेफ्रॉन्स। हाँ, और इनका काम खून को छानना और अतिरिक्त तत्वों को पेशाब के रास्ते बाहर निकालना है। पानी शरीर से नाइट्रोजन वाले अपशिष्ट निकालने के लिए जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी उन नेफ्रॉन्स पर भयंकर दबाव डालता है, पूरी मशीनरी को ओवरलोड कर देता है। बाप रे! तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्यादा पानी पीने से हम असल में अपनी किडनी को थका रहे हैं? 100%। और यहाँ एक बहुत कड़वा सच है जो मेडिकल फील्ड में देखा जाता है। जब लोग अपना किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT करवाते हैं और उसमें यूरिया और क्रिएटिनिन बिगड़ा हुआ आता है ना, तो वो खराबी रिपोर्ट में तब दिखती है जब किडनी पहले ही 70 से 80% तक खराब हो चुकी होती है। क्या बात कर रही है? 70 से 80%? मतलब जब तक रिपोर्ट में पहली बार कोई लाल निशान दिखता है, तब तक किडनी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी होती है। जी बिल्कुल। मानव शरीर इतना चमत्कारी है कि जब किडनी 40-50% खराब होती है, तब भी बचे हुए स्वस्थ नेफ्रॉन्स ओवरकम करके रिपोर्ट को नॉर्मल दिखाते रहते हैं। अच्छा, वो बैलेंस करते रहते हैं। हाँ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिटॉक्स के नाम पर जो लीटरों अतिरिक्त पानी पिया जा रहा था, वो शरीर को साफ नहीं कर रहा था, बल्कि उस पर इतना ज्यादा बोझ डाल रहा था कि मशीनरी अंदर ही अंदर टूट रही थी। उफ, चलिए इस बात की थोड़ी और परतें खोलते हैं। अगर किडनी पर इतना ज्यादा और अदृश्य दबाव पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पाचन तंत्र भी इससे बचता नहीं होगा। मुझे बुक में दी गई एक केस स्टडी याद आ रही है। वो IT कंपनी में काम करने वाले लड़के की केस स्टडी ना, वो स्थिति और पाचन के विज्ञान को समझने के लिए एकदम सटीक उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल वही। तो उस युवा की कहानी कुछ यूं है कि वो IT कंपनी में काम करता था,
ना वो शराब पीता था, ना सिगरेट, और जंक फूड से भी दूर रहता था। बाहर से देखने पर एकदम आदर्श और स्वस्थ लाइफस्टाइल। हाँ, एकदम परफेक्ट लगता था दिखने में। पर एक दिन रात के 11 बजे उसे भयंकर पेट दर्द, तेज एसिड रिफ्लक्स और बहुत ज्यादा ब्लोटिंग के कारण इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा। और जब जांच हुई तो पता चला कि शरीर में विटामिन B12 की भारी और खतरनाक स्तर की कमी हो चुकी थी। जी, और जब उस मरीज की दिनचर्या की बारीकी से जांच हुई तो असल अपराधी कोई बाहर का खाना या कोई वायरस नहीं निकला। तो फिर क्या था? असली अपराधी था उसके फोन में मौजूद एक वाटर रिमाइंडर ऐप। अरे सीरियसली? हाँ, एक वाटर रिमाइंडर ऐप की वजह से। हाँ? वो ऐप हर घंटे बजता था और वो लड़का बिना प्यास के एकदम नियम से एक बड़ा ग्लास गर्म पानी पी लेता था। एक स्वस्थ इंसान जो सिर्फ हेल्दी रहने के लिए पानी पी रहा है, वो इमरजेंसी रूम तक कैसे पहुंच गया? ये समझने के लिए हमें शरीर के केमिकल प्लांट यानी हमारे पेट के विज्ञान को समझना होगा। हमारे आमाशय में खाना पचाने के लिए बेहद शक्तिशाली गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे कई एंजाइम्स होते हैं। अच्छा। आयुर्वेद की भाषा में इस पूरी व्यवस्था को जठराग्नि यानी पेट की आग कहा जाता है। ये एसिड इतना तेज होता है कि अगर इसकी एक बूंद त्वचा पे गिर जाए तो वो जल सकती है। बाप रे, इतना स्ट्रॉन्ग! बिल्कुल। इसका काम है भोजन के जटिल प्रोटीन्स को तोड़ना और बाहर से आए हानिकारक बैक्टीरिया को जलाकर नष्ट करना। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी जलते हुए कैंपफायर, मतलब एक अलाव पर बार बार पानी डाल रहे हो। लकड़ियां जलेंगी नहीं, बस धुआं करेंगी, और जो खाना उस आग पर पकने के लिए रखा है वो कच्चा ही रह जाएगा। क्या बेहतरीन और सटीक तुलना की है आपने। हूबहू यही प्रक्रिया पेट के अंदर होती है। जब कोई व्यक्ति बिना प्यास के बस एक ऐप के कहने पर पानी पीता है तो वो पेट में मौजूद उस मजबूत एसिड को पतला कर देता है। मतलब डाइल्यूट कर देता है। जी, डाइल्यूट कर देता है। जब एसिड पतला हो जाता है तो एंजाइम्स अपना काम नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि खाना पचता नहीं है। इसके बजाय वो पेट की गर्मी के कारण अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। और इस सड़न को हम विज्ञान में फर्मेंटेशन कहते हैं। और जब कोई चीज बंद जगह पर सड़ती है तो जाहिर सी बात है गैस तो बनेगी। बात सिर्फ गैस तक नहीं रुकती। खाने के इस तरह सड़ने से शरीर में भयंकर विषैले तत्व पैदा होते हैं जिन्हें आयुर्वेद आम कहता है। ये आम बहुत ही चिपचिपा और आक्रामक होता है। तो ये आम या टॉक्सिन जो भी कहें, सिर्फ पेट तक सीमित तो नहीं रहता होगा, ये बाकी अंगों तक कैसे पहुंचता है? यहीं से तो आधुनिक बीमारियों का जन्म होता है। ये टॉक्सिन हमारी आंतों की अंदरूनी और बेहद नाजुक परत को जलाना शुरू कर देता है। आंतों की परत में छोटे छेद होते हैं जो सिर्फ बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को खून में जाने देते हैं। हाँ, वो एब्जॉर्ब करते हैं। पर ये विषैला आम उन छिद्रों को बड़ा कर देता है। मेडिकल साइंस इसे लीकी गट सिंड्रोम कहता है, मतलब आंतों का छलनी हो जाना। अच्छा, लीकी गट, इसका मतलब है कि अब वो सारा कचरा और अधपचा भोजन सीधे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। बिल्कुल। जब परत टूटती है तो विषैले तत्व सीधे खून में मिल जाते हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम इन्हें बाहरी दुश्मन मानकर इन पर हमला करता है, जिससे पूरे शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। अरे बाप रे! अब सोचिए, जब ये गंदा खून लिवर में पहुंचता है तो लिवर उसे साफ करते करते खुद फैटी लिवर का शिकार होने लगता है। पैनक्रियाज पर असर होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। और यही नसों में भी जमता होगा। जी बिल्कुल। जब ये चिपचिपा पदार्थ नसों में जमता है तो रुकावट आती है, जो हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे का सीधा कारण बनता है। तो इन सारी बातों का जमीनी स्तर पर मतलब यही निकलता है कि जो पानी वो युवा खुद को स्वस्थ रखने के लिए पी रहा था, असल में वही पानी उसके शरीर में टॉक्सिन्स की पूरी फैक्ट्री चला रहा था। बिल्कुल सही। ये तो हुई सादे पानी की बात, लेकिन स्रोतों का अध्ययन करते समय जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है आज के ये जो मॉडर्न हेल्थ ट्रेंड्स हैं, जैसे आरओ का पानी, अल्कलाइन वाटर और वजन घटाने के लिए दिन भर गर्म पानी पीना। ये आज की वेलनेस इंडस्ट्री का सबसे भ्रामक हिस्सा है। चलिए आरओ के पानी की बात करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक ने पानी से अशुद्धियां तो निकाल दी, लेकिन समस्या ये है कि ये मशीन अंधी है। अंधी है मतलब इसे नहीं पता कि शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये लेड या आर्सेनिक जैसे बुरे केमिकल्स तो निकालती ही है, साथ ही कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे बेहद जरूरी मिनरल्स को भी पूरी तरह से सोख लेती है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल है। हमारे शहरों में पानी इतना दूषित आता है कि डॉक्टर खुद आरओ का पानी पीने की सलाह देते हैं ताकि टाइफाइड या कॉलेरा ना हो। तो क्या नल का गंदा पानी पीना ज्यादा सही है? नहीं, गंदा पानी पीना कोई विकल्प नहीं है। पानी साफ होना चाहिए, लेकिन मिनरल्स के बिना नहीं। जब आरओ का पानी आता है तो एकदम साफ लगता है, लेकिन असल में वो डेड वाटर यानी मृत जल होता है। मृत जल? हाँ,
जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसा मृत पानी पीता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम शून्य है, तो शरीर के अंदर एक भयानक रासायनिक असंतुलन पैदा होता है। वो असंतुलन कैसे काम करता है? हमारे हृदय को धड़कने के लिए और मांसपेशियों को काम करने के लिए खून में कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। जब आप मिनरल रहित पानी पीते हैं तो वो खून में मौजूद कैल्शियम को डाइल्यूट कर देता है। अच्छा, तो खून में कैल्शियम कम हो जाता है? जी, और तब शरीर के सामने संकट आ जाता है कि हार्ट फेल हो सकता है। पैराथायराइड ग्रंथि तुरंत हड्डियों को सिग्नल भेजती है। हड्डियां जो कैल्शियम का बैंक है, वे शरीर को बचाने के लिए खुद को घुलाना शुरू कर देती हैं। मतलब हम जो पानी पी रहे हैं वो हमारी ही हड्डियों को गलाकर अपना पोषण पूरा कर रहा है। एकदम सही। इसी कारण आज हम देख रहे हैं कि 30 से 40 साल की युवा उम्र में ही लोगों को गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस और घुटनों के दर्द की गंभीर शिकायतें हो रही हैं। उफ, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विज्ञान है। अच्छा, आरओ के बाद आजकल एक और ट्रेंड बहुत जोरों पर है, एल्कलाइन वाटर। लोग लाखों रुपए खर्च करके बड़ी मशीनें लगा रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग में बताया जाता है कि बीमारियों की जड़ एसिडिटी है और ये पानी शरीर को कैंसर फ्री कर देगा। ये स्वास्थ्य के नाम पर किया जा रहा सबसे बड़ा व्यापार है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक स्वस्थ इंसान के पेट का प्राकृतिक पीएच 1.5 से 3.5 होता है, जो कि बैटरी के एसिड जितना तेज होता है। हाँ, आपने बताया था। और ये तेज एसिड जीवन के लिए अनिवार्य है। इसके बिना प्रोटीन टूट ही नहीं सकता। तो जब कोई इंसान 8 या 9 पीएच वाला महंगा एल्कलाइन पानी पीता है तो अंदर क्या होता है? जब वो उच्च स्तर का एल्कलाइन पानी पेट में जाता है तो वो तुरंत पेट के उस प्राकृतिक एसिड को बेअसर यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। अब सोचिए, अगर पेट का एसिड ही पानी बन गया तो क्या होगा? बैक्टीरिया नहीं मरेंगे? बिल्कुल। खाने के साथ शरीर में आए हानिकारक बैक्टीरिया जीवित रह जाते हैं। और वो जो खाना पेट में था वो बिना पचे ही आगे बढ़ जाता होगा? जी, वो अधपचा खाना उन जीवित बैक्टीरिया के साथ छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत की बनावट ऐसी है कि वहां ज्यादा बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, पर वहां जब ये अधपचा खाना पहुंचता है तो बैक्टीरिया उस पर पनपने लगते हैं। अच्छा, तो वहां उनकी ग्रोथ हो जाती है? हाँ, और इस हद तक विकास हो जाता है कि एक नई बीमारी जन्म लेती है जिसे सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं। बाप रे। तो जिस एसिडिटी को खत्म करने के लिए इंसान लाखों रुपए की मशीन लाया था, उसने असल में अपनी आंतों में बैक्टीरिया की पूरी बस्ती बसा ली। सही कहा। सीबो के कारण इंसान को भयंकर गैस, पेट फूलना और पाचन की स्थायी समस्या हो जाती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां एक काल्पनिक समस्या को ठीक करने के चक्कर में पूरा सिस्टम नष्ट हो गया। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। और अब आते हैं उस ट्रेंड पर जो शायद भारत के हर घर में सबसे ज्यादा कॉमन है, वजन घटाने के लिए दिन भर गर्म पानी पीना। लोग थर्मस लेके घूमते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके दिमाग में इमेज होती है कि जैसे गर्म पानी बर्तन से जमी हुई चिकनाई हटा देता है, वैसे ही पेट की चर्बी पिघला देगा। ये मानव शरीर विज्ञान की सबसे गलत समझ है। हमारा पेट कोई स्टील का बर्तन नहीं है और चर्बी कोई तेल नहीं है। हमारी आंतों के अंदर एक बहुत पतली परत होती है जिसे म्यूकोसल लेयर कहते हैं। ओके। इसी लेयर में अरबों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी तय करते हैं। लगातार बहुत गर्म पानी पीने से ये संवेदनशील परत जलने लगती है और अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। तो इसका उस आईटी वाले लड़के की कहानी से क्या कनेक्शन था? उसे विटामिन B12 की भारी कमी क्यों हुई थी? इसका बहुत सीधा कनेक्शन है। विटामिन B12 शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर इसे सीधे भोजन से नहीं सोख सकता। इसे सोखने के लिए पेट की उसी म्यूकोजल परत से निकलने वाले प्रोटीन की जरूरत होती है जिसे एंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। अच्छा। जब गर्म पानी से पेट की वो परत जल जाती है तो ये एंट्रिंसिक फैक्टर बनना ही बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर ले, कितने भी सप्लीमेंट्स खा ले, उसका शरीर उस विटामिन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सारा कीमती विटामिन B12 मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसके अलावा एक और नुकसान है विटामिन डी का। विटामिन डी का पानी से क्या संबंध है? क्या वजन घटाने के चक्कर में इसका भी नुकसान होता है? देखिए, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। मतलब ये पानी में नहीं घुलता, बल्कि हमारी वसा कोशिकाओं यानी फैट सेल्स में जमा रहता है। जब लोग भूखे रहकर और गर्म पानी पीकर अचानक फैट तोड़ते हैं ना, तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो वो सारा विटामिन डी खून में आ जाता होगा? जी, जमा हुआ विटामिन डी एक साथ टूटकर खून में आ जाता है। किडनी इस सैलाब को संभाल नहीं पाती और सारे विटामिन डी को पेशाब के रास्ते नाली में बहा देती है। मतलब बाहर से स्लिम दिखने के चक्कर में अंदर से हड्डियां, नसें सब बर्बाद हो रही हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पानी पीने का सही तरीका है क्या?
बुक के हिसाब से साइंस और आयुर्वेद क्या सलाह देते हैं? नियम बहुत सरल है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, केवल तभी पानी पिएं जब प्यास लगे। किसी अलार्म के हिसाब से नहीं? बिल्कुल नहीं। दूसरा, पानी को कभी भी एक साथ गट-गट करके न पिएं। इसे हमेशा लार के साथ मिलाकर घूंट-घूंट करके पिएं। और तीसरा, खाने के तुरंत पहले या बाद में भारी मात्रा में पानी से बचें ताकि जठराग्नि अपना काम कर सके। और क्या मौसम का यानी ऋतुओं का भी इस पर प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि सिर्फ शरद और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में ही प्यास के अनुसार अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। बाकी ऋतुओं में, खासकर सर्दियों में, पानी सीमित मात्रा में पीना चाहिए। यहाँ पर एक चीज बहुत हैरान करती है, सर्दियों में तो हम पानी बहुत कम पीते हैं, पसीना भी नहीं आता, फिर भी यूरिनेशन के लिए ज्यादा जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे शरीर के सेल्फ रेगुलेशन का चमत्कार है। सर्दियों में बाहर तापमान कम होता है, तो शरीर को अंगों को जमने से बचाने के लिए गर्मी बढ़ानी होती है। शरीर अंदर की शीतलता यानी जल तत्व को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल फेंकता है ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। और गर्मियों में उल्टा होता है? हाँ, गर्मियों में पानी अंदर रुकता है ताकि पसीने के रूप में बाहर निकालकर शरीर को ठंडा रखा जा सके। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारा शरीर कोई एक्सेल शीट नहीं है जहां रोज 4 लीटर का इनपुट फिक्स कर दिया जाए, बल्कि एक बेहद स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है जो अपने आप चीजें बैलेंस करता है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। और जब कोई इंसान इस सिस्टम के खिलाफ जाता है तो बीमारियां आती हैं। मान लीजिए सर्दियों में कोई बिना प्यास के सिर्फ हेल्दी रहने के लिए पानी पीता जा रहा है, अब पसीने के छिद्र तो बंद है, तो वो अतिरिक्त पानी कहाँ जाएगा? शरीर उस अतिरिक्त जल तत्व को रेस्पिरेटरी ट्रैक में कफ यानी बलगम के रूप में जमा करने लगता है। अच्छा, तो क्या यही कारण है कि लोगों को सर्दियों में बार बार साइनस और सर्दी जुकाम होता है? यही सबसे मुख्य कारण है। उन्हें लगता है वायरस है, जबकि असली कारण उनकी जरूरत से ज्यादा पानी पीने की गलत आदत होती है जो कफ दोष बढ़ा रही है। ये वाकई में बहुत ही गहरी जानकारी है। तो अगर हम पूरी चर्चा को जोड़ें तो एक बात साफ हो जाती है कि किसी बीमारी की शुरुआत दवा की कमी से नहीं होती, हमारी गलत आदतों से होती है। जी, यही इस चर्चा का सार है। दवाइयाँ सिर्फ लक्षण दबाती हैं, जड़ से इलाज नहीं करती। असली उपचार शरीर की इंजीनियरिंग को समझने में है। बिल्कुल। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से था। यदि किसी को गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो अपने योग्य डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। जी, विशेषज्ञ का परामर्श हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। तो अगर आज की चर्चा ने आपके कुछ मिथकों को तोड़ा है और आप बीमारियों के असली कारणों को जड़ से समझना चाहते हैं, तो भारत भूषण जी की पुस्तक डीकोड डिजीज आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से ले सकते हैं। साथ ही डीकोड डिजीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। और अंत में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ एक सोचने वाली बात है। आज हमने जाना कि कैसे पानी ज़्यादा पीना जैसी एक हेल्दी आदत असल में खतरनाक हो सकती है। तो ये सोचने का समय है कि हमारी दिनचर्या में और ऐसी कितनी स्वस्थ आदतें हैं जिन्हें हमने इंटरनेट और विज्ञापनों के प्रभाव में आंख बंद करके अपना लिया है, बिना अपने शरीर की आवाज़ सुने। सही बात है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। शुक्रिया।